हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। और इस बायोलॉजी में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी के टॉपिक में, और बॉटनी में एक एक करके सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, वो सबसे पहला टॉपिक है जो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग सूक्ष्म विज्ञान कहेंगे। और इसके अंतर्गत सारे वैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आसानी से सॉल्व ना हो पाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े रिप्रोडक्शन टॉपिक को देखेंगे। साथ ही साथ जनरल अकाउंट देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में कि किस तरीका से बॉडी पे इन्फेक्शंस होता है और किस तरीका से हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलता है, और इम्यून सिस्टम आपस में शरीर को मेंटेन करने में किस तरीका से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये माइक्रोब्स एग्रीकल्चर में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं और इंडस्ट्री और मेडिसिन में भी, और ये किस तरीका से इन्वायरमेंट के एयर, सॉइल और वाटर पे भी अपना रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या मुख्य भूमिका है। तो इन सारी बातों का जो तोड़ है ये हमारे टॉपिक में गए हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम या बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या बॉटनी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के सॉल्व को दर्शाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। यहां देखिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग दूसरे शब्दों में माइक्रोब्स कहेंगे, और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस में, और दैट इंक्लूड्स मेनी सब डिसिप्लिन्स। और साथ ही साथ यानी सिंपली अगर देखें तो यहां देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है, जिसे रोगाणुओं के रूप में भी जाना जाता है। रोगाणुओं दैट मीन्स माइक्रोब्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम शॉर्ट शब्दों में कहें तो वो माइक्रोब्स है, और जो एक जैविक विज्ञान है जिसमें कई उप विषय शामिल है। यानी इसमें हम लोग अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे कि व्हाट आर माइक्रोब्स, यानी ये माइक्रोब्स होता क्या है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी रोगाणु बोल सकते हैं, या सूक्ष्म जीवाणु बोल सकते हैं, या सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं। तो माइक्रोब्स आर द लिविंग थिंग्स। यहां देखिए, ये जो माइक्रोब्स है ये क्या है, ये लिविंग थिंग्स है जो कि नेचर में मौजूद रहते हैं, बट डेट आर टू स्मॉल। ये इतना छोटा होता है, इतना टाइनी पार्टिकल्स बोल सकते हैं, इतना माइक्रोस्कोपिक्स होता है जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। यानी इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक का सहारा लेना पड़ता है, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। और इस माइक्रोब्स के अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, एल्गी के बारे में, फंजाई के बारे में, और स्लाइम मोड्स, और साथ ही साथ प्रोटोजोआ के बारे में। आइए अब देखते हैं आगे इसके टॉपिक में क्या है। यहां है कुछ ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म विज्ञान के शाखाएं। सूक्ष्म विज्ञान के शाखाएं में सबसे पहला जो है उसे हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम लोग खास करके स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा है माइकोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे फंजाई के बारे में। तीसरा है फाइकोलॉजी, यहाँ स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में। चौथा है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स के बारे में। वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरसेस। यानी बहुत सिंपल है, यानी जैसा नाम वैसा स्टडी है। अब यहां गौर करते हैं, हिंदी वाले लोग देखेंगे यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, यानी लॉजी जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है अध्ययन करना, और बैक्टीरियो यानी जीवाणु। तो यानी आप इसे बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो जीवाणु का अध्ययन करेंगे। माइकोलॉजी, यहां गौर करेंगे, माइको जो टर्म्स होता है वो इंडिकेटेड करता है फंजाई को, और फंजाई को हम लोग हिंदी में कवक कहेंगे या फिर कहेंगे इसे फफूंदी। यानी आप सिंपली परिभाषा बोल सकते हैं कि कवक या फफूंदी के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। यहां टर्म्स आता है एल्गी। एल्गी यानी शैवाल। शैवाल यानी एक प्रकार का हरा हरा प्लांट का जो छोटा रूप है, जिसे हम लोग कजली के रूप में बोल सकते हैं। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल का अध्ययन कहेंगे। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कहने का तात्पर्य हो गया परजीवी। परजीवी यानी कि जो दूसरे लिविंग जीवों पर डिपेंडेंट रहते हैं और उससे भोजन ग्रहण करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं, यानी पैरासाइट का अध्ययन को हम लोग कहेंगे पैरासाइटोलॉजी। और लास्ट वायरसेस, यानी जिसे हम लोग कहेंगे विषाणु, यानी विभिन्न प्रकार के विषाणुओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे। चलिए अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी,
किस तरीका से माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी को पढ़कर हम लोग अपने आप में किस तरीका से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एप्लीकेशंस में पहला पॉइंट है फूड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपको बताता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में बढ़ोतरी होने से किस तरीका से फूड स्पॉइलेज हो जाता है, यानी अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ावा कर लेता है और इसके बढ़ने से फूड में पॉइजनस सब्सटेंस हो जाता है, जिसे खाने से हमें अनहेल्दी का एहसास होगा। दूसरा है पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी, यानी ये रोग पैदा करने वाला होता है, यानी स्टडी डिजीजेस काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आप सिंपली बोल सकते हैं कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे जो कि रोगाणु पैदा करता है, यानी रोग पैदा करता है। तीसरा हो गया माइक्रोबायल जेनेटिक्स, यानी लिंक टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी ये अध्ययन बताता है कि किस तरीका से जीन्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका है। और साथ है इम्यूनोलॉजी, जो कि स्टडीज द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के बारे में बताता है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी का, जो खास करके मुख्य रोल किसमें किसमें निभाएगा, फूड माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में और इम्यूनोलॉजी में। अगले टर्म में हम लोग देखना चाहेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी ये माइक्रोबायोलॉजी टर्म्स आया कहाँ से। तो सबसे पहला जो नाम है वो एंटोनी वॉन लीवेनहुक, इसे याद रखेंगे, जिसे हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में किसे जानेंगे, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक के बारे में जानेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट में देखा और पाया कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और इनकी जो जानकारी दी गई वो कब दी गई, यानी 1670 में। यानी सबसे छोटे से छोटे जीव जो कि नेचर में भी मौजूद है, और इसकी जो जानकारी दी थी तो सर एंटोनी वॉन लीवेनहुक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी, फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी का खोज हुआ, और जिसे हम लोग साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी कहें, और इसकी जो खोज हुई 19th सेंचुरी में हुई, और इसे लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच के द्वारा देखा गया। यानी सबसे पहले जो खोज करता है वो एंटोनी वॉन लीवेनहुक सर जी हुए, उनके बाद लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबायोलॉजी को साइंटिफिक तरीका से इन्वॉल्व किया और साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी का नाम दिया। माइक्रोबायोलॉजी इज यूज्ड इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में भी माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में देखते भी हैं, इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शंस, यानी भोजन के उत्पादन में, दूध से दही बनने में, सिरका बनाने में, अचार बनाने में, तथा अन्य कामों में भी कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी का प्रयोग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है। हाँ, बायोडिग्रेडेशंस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप सोचिए, कहेंगे क्या कि ये इन्वायरमेंट को फिल्टर करने का काम करता है, यानी पॉल्यूशंस को फ्री करता है, यानी एक प्रकार का प्रिवेंशन है इन्वायरमेंट का, जो कि डिग्रेडेट करता है, वेस्ट मटेरियल्स का अपघटन करके नेचर को प्यूरिफाई करता है, नेचर में सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बढ़ावा देता है। तो अगर आप देखेंगे एक शॉर्ट नोट्स की तरह, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक के, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और इन्होंने 1670 में विशेष करके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जानकारी दी। बाद में साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी के रूप में 19th सेंचुरी में लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने इसी के अध्ययन के अनुसार एक बड़ा सा कार्य किया, और इसके अंतर्गत आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से अपने दैनिक जीवन के भी कार्यों में भी हेल्प ले रहे हैं, साथ ही साथ बायोडिग्रेडेशन में भी वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और इन्वायरमेंट को फ्री नेचर के रूप में पॉल्यूशन फ्री बना रहे हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप पहले एग्जामिनेशंस को नज़र में रखते हुए बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और कहीं कहीं हम लोग जानकर भी अनजान हो जाते हैं और आंसर गलत टिक लगा देते हैं। लेकिन अगर बारीकी से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको इजीली दिखेगा। इजीली से यानी एकदम एक सिंपली बोल सकते हैं कि एकदम स्टार्टिंग वे से हम लोग पूरा का पूरा माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अगर आप जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है। अब यहां देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में पहला ऑप्शन हो गया लार्ज ऑर्गेनिज्म, यानी बड़े जीवों का अध्ययन है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। तीसरा है प्लांट्स का है, और चौथा है एनिमल्स का है। तो आप जान रहे हैं कि भाई अगर हम सिर्फ एनिमल्स का स्टडी करेंगे तो ऐसे टर्म्स को जूलॉजी कहते हैं, अगर सिर्फ प्लांट्स का अध्ययन करेंगे तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बॉटनी कहेंगे। अब आती है दोनों वाले टर्म्स में, यानी लार्ज ऑर्गेनिज्म और
मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, तो आपको यहाँ पे ही टर्म दिख रहा है, यानी क्या है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या हो गया, छोटा यानी सूक्ष्म में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइनी पार्टिकल्स यानी टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, बी नंबर, यानी जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन इसी तरीके से आते जाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोब्स, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु नहीं है, यानी कौन सा सूक्ष्म जीव नहीं है। तो सही आंसर आप ढूंढेंगे, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरसेस, तीसरा है फंजाई और चौथा है मैमल्स। तो मैमल्स यानी हम लोग जैसे प्राणी हैं, तो हम लोग जैसे प्राणी रोगाणु यानी माइक्रोब्स नहीं है, बल्कि ये सारे जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है किनके, माइक्रोब्स के। तो सही आंसर हो गया आपका क्या, डी यानी मैमल्स। अगले टर्म में देखेंगे क्वेश्चन, माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म डेट, रोगाणु कैसे जीव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, आर विजिबल टू द नेकेड आई, यानी नग्न आंखों से दिखाई पड़ते यानी खुले आंखों से। दूसरा, आर टू स्मॉल टू सी विदाउट ए माइक्रोस्कोपिक, यानी ऐसे जीव जो कि खुले आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और फाउंड ओनली इन वाटर, सिर्फ पानी में पाए जा रहे हैं। तो अगर पानी में पाए जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है। एलवेज हार्मफुल, हमेशा नुकसान करते हैं नहीं, बल्कि हम लोगों को कॉपरेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, आर टू स्मॉल टू सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के बिना देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंसिडर्ड ए माइक्रोब्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीव रोगाणु नहीं माना जाता है। यहाँ देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे इसमें कि माइक्रोब्स है कौन। बैक्टीरिया हमारा माइक्रोब्स है, वायरस भी हमारा माइक्रोब्स है, प्रोटोजुआ भी हमारा माइक्रोब्स है। लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है कि कौन इसमें नहीं माना जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन, अर्थवर्म यानी केचुआ। नेक्स्ट अगले टर्म्स में आएंगे क्वेश्चंस, देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं यानी सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, या सिर्फ एयर में पाए जाते हैं, या सिर्फ वाटर में पाए जाते हैं, या सिर्फ जमीन में पाए जाते हैं, या एवरीवेयर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं बंधे हुए नहीं है, वो नेचर में फ्री लिविंग है, फ्री कंडीशन है, किसी भी नेचर में वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो सही आंसर है हमारा एवरीवेयर, यानी सभी जगह पाए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी जीवाणु, बैक्टीरियोलॉजी मतलब ही हो गया कि जीवाणुओं के अध्ययन। अब यहाँ क्वेश्चन हो गया कि बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो आप शुद्ध हिंदी जानते हैं कि बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु के रूप में कहेंगे। तो यहाँ ढूंढेंगे कि भाई जीवाणु कहाँ है, तो सही आंसर हमको यहीं दिख रहा है। तो सही आंसर हो गया क्या, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगले टर्म्स है, क्वेश्चन देखेंगे, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया था कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत एल्गी के रूप में और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक यानी फंजाई के रूप में। तो यहाँ ढूंढेंगे कि कवक या फंजाई कहाँ है। तो सही आंसर हमारा यहाँ है फंजाई। ये एकदम बेसिक पॉइंट है, यानी वन वर्डेड आंसर्स है, एक बार आप पढ़िएगा तो इसको भूलिएगा नहीं। तो सही आंसर हमारा हो गया फंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज एल्गी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिनके अध्ययन जो होते हैं वो शैवाल के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ माइकोलॉजी के अंतर्गत फंजाई होता है, फाइकोलॉजी, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फाइकोलॉजी। तो याद रखेंगे कि भाई फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है। परजीवी यानी पैरासाइट्स के अध्ययन को देखेंगे तो वायरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं। चलिए भाई, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एल्गी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आएंगे पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पैरासाइट्स का अध्ययन करते हैं। और नीचे है बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। और आपका क्वेश्चन जो पूछा गया आपको यहाँ क्लियरेंस हो जाएगा कि पैरासाइट्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे। तो सही आंसर हो गया क्या, पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चंस, देखेंगे वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, यानी जीरो से हाई तक चलना है हम लोगों को। यानी वायरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो वायरस का अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल फूड इज कॉल्ड, खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए सबसे अच्छी क्वेश्चन अब आना चालू हो गई है कि आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव का के बारे में बताइए जो खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं। तो पहला है वायरोलॉजी, क्या वायरस से भोजन खराब होता है। दूसरा है फूड माइक्रोबायोलॉजी, यानी खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान से खराब होता है, या पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजी। और लास्ट है इम्यूनिटोलॉजी। अब आपको टर्म समझना है, इम्यूनोलॉजी हो गया यानी जो इम्यून सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है। पैथोजेनिक हो गया यानी जो पैथोजन यानी रोग से रिलेटेड को अध्ययन किया जाएगा।
वायरोलॉजी जो वायरस के बारे में अध्ययन किया जाएगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी यानी फूड से रिलेटेड, और यहाँ क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है क्या, फूड से रिलेशन, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फूड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, माइक्रोबियल जेनेटिक्स इज क्लोजली लिंक्ड टू, सूक्ष्म जीवों की अनुवांशिकी किससे निकटता से संबंधित है। अब यहाँ गौर करेंगे कि ये एक जानकारी दी जा रही है कि सूक्ष्म जीवों की अनुवांशिकी किससे निकटता से संबंधित है, यानी सूक्ष्म जीव की जो अनुवांशिक होती है किसके करीब मानी जाती है। तो जहाँ देखेंगे ये एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान है, इसके करीब तो होगी नहीं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसके अनुसार हो सकती है, ज्योग्राफी ये भूगोल होगी नहीं, और केमिस्ट्री ये रसायन होगी नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी जब कभी ऐसा पूछा जाए जेनेटिक का लिंक देखना है तो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इंडिकेट करेंगे। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे। तो अब इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत अगर देखना चाहेंगे तो इम्यून सिस्टम आता है। यहाँ पे गौर करेंगे, इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भोजन को पचाने के काम में आता, तो ये होगा नहीं। इम्यून सिस्टम ये मिल रहा है हमारे आंसर्स में, यानी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम यानी नर्व की जानकारी दे रही, ये होगी नहीं। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इम्यून सिस्टम। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। अब यहाँ गौर करना है, तो यहाँ है पहला है रॉबर्ट कोच, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है एंटोनी वॉन लीवेनहुक, चौथा है लुईस पास्चर। और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही हमने कहा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में किसे जानते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहुक को जानते हैं। उसके बाद 19वीं सेंचुरी के तहत रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर ने भी इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जहां क्वेश्चन अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए तो वहां आंसर टिक लगाएंगे एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, विच साइंटिस्ट डेवलप्ड पास्चुराइजेशन, कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा पास्चुराइजेशन के बारे में जानकारी दी गई, यानी पाश्चुरीकरण के बारे में बताया गया किस वैज्ञानिक के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है, पहला है रॉबर्ट कोच, दूसरा है लुईस पास्चर, तीसरा है एंटोनी वॉन लीवेनहुक और चौथा है एडवर्ड जेनर। तो सही आंसर क्या है भाई, पास्चुराइजेशन आर कनेक्ट विथ पास्चर्स, यानी लुईस पास्चर ने सबसे पहले पाश्चुरीकरण की जानकारी दी। तो सही आंसर हमारा हो गया बी नंबर पॉइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, विच मेथड इज यूज टू किल बैक्टीरिया इन मिल्क। बहुत अच्छी बात यह है कि कौन से मेथड के माध्यम से हम लोग दूध में मौजूद बैक्टीरियाओं को मारने का काम करते हैं। तो दूध में बैक्टीरियाओं को मारने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे, पहला हो गया फर्मेंटेशन, दूसरा हो गया पास्चुराइजेशन, तीसरा हो गया डिस्टिलेशन और चौथा हो गया फ्रीजिंग। तो सही आंसर है हमारा पास्चुराइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाट, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी, यानी कौन सी एंटीबायोटिक को सबसे पहले खोजा गया था। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा हो गया इराथ्रोमाइसिन। तो सही आंसर है हमारा क्या, पेनिसिलिन जो है सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच बैक्टीरिया इज यूज इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कौन से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। यहां गौर करेंगे, यानी बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है और इसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 दिया हुआ बैक्टीरिया, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है ई कोलाई और चौथा है विब्रियो। तो सही आंसर है हमारा हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिस का जो प्रयोग होता है वो एंटीबायोटिक के उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। तो सही आंसर हो गया ए नंबर पॉइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल लैक ए ट्रू न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में एक वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता। यहां गौर करेंगे, लैक जहां दे दिया यानी समझ जाइए लैक का अर्थ होता है यानी अब्सेंट यानी अभाव, और किसका अभाव यानी ट्रू न्यूक्लियस का। तो इनमें से किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो आप याद रखिए कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और हमको ढूंढना है क्या, प्रोकैरियोट्स। तो यहां देखेंगे कौन प्रोकैरियोट्स है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में प्रोन्यूक्लियट्स मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता यानी एब्सेंट रहेगा। तो सही आंसर हो गया बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, बैक्टीरियल सेल वाज इज कंपोज्ड ऑफ, यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है, यहाँ गौर करेंगे। तो जब भी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति आएगी तो आंसर याद रखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकॉन की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, पेप्टिडोग्लाइकन। यानी वन वर्डेड आंसर्स है, इजीली एक बार देखेंगे और एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी देखना है जो कि आपके नज़र से छूटना नहीं चाहिए। यानी विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैव ए थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर इज देयर सेल वॉल, किस प्रकार के बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मोटी पेप्टिडोग्लाइकेन परत होती है। अब यहाँ देखेंगे सही आंसर हमारा क्या हो सकता है, या तो ग्राम नेगेटिव होगा या ग्राम पॉजिटिव होगा, आर्क्यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया होगा नहीं। लेकिन जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति में कैसी मोटी पेप्टिडोग्लाइकेन रहेगा, तो मोटी के लिए हमेशा टिक लगाएंगे, कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोट्स नहीं है, यानी प्रोकैरियोट्स इसमें से कौन नहीं है। नेगेटिव देखना है कि प्रोकैरियोटिक नहीं है, यानी डेट मीन्स क्या है, वो यूकैरियोटिक के रूप में आएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन, फंजाई यानी फंगई, यानी सही आंसर हो गया फंगी। ये भी प्रोकैरियोट्स है, ये भी प्रोकैरियोट्स है और ये भी प्रोकैरियोट्स है, और ये हमारे यूकैरियोट्स के अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर हो गया फंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज लोकेटेड इन द, बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है। यहाँ गौर करना है कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल कहाँ मौजूद रहेगा। तो ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा, पहला आंसर है न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियोइड, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है गोल्गी ऑपरेटर। तो सही आंसर हमारा हो गया न्यूक्लियोइड, यानी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज लोकेटेड इन द, कहाँ होगा सही आंसर, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 49, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया मुख्य रूप से किस विधि से प्रजनन करते हैं। यहाँ गौर करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है और बैक्टीरिया के प्रजनन के बारे में पूछा जा रहा है, और हम लोग पढ़ चुके हैं 12 में भी 10th में भी कि बैक्टीरिया में हमेशा कैसा होगा, फ्यूजन प्रोसेस होगा, और फ्यूजन में खास करके कैसा, बाइनरी फ्यूजन, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। तो सच डिवीजन इज नॉन एज बाइनरी फ्यूजन। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, बाइनरी फ्यूजन्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 50। अभी भी आपके पास क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, यहाँ गौर करेंगे, विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इन कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड सेल डिवीजन, बैक्टीरिया की वृद्धि का कौन सा चरण तीव्र कोशिका विभाजन द्वारा चिन्हित किया गया है। यहाँ गौर करेंगे, तीव्र चरण के बारे में पूछा जा रहा है जो कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लैग फेजेज, ऑप्शन नंबर बी है लॉग फेजेज, ऑप्शन नंबर 3C है स्टेशनरी फेजेस, ऑप्शन नंबर डी है डेथ फेजेस। जहां तीव्र कोशिका विभाजन हो रहा है तो वैसे फेज को हम लोग कहते हैं लॉग फेजेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, बैक्टीरियल स्पोर्स आर रेसिस्टेंट टू, बैक्टीरियल बीजाणु किसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं। पहला हो गया हीट एंड केमिकल्स, गर्मी और रसायन के माध्यम से, दूसरा हो गया सिर्फ कॉल्ड टेम्परेचर या सिर्फ हाई ऑक्सीजन लेवल या हाई मॉइस्चर लेवल। तो यहाँ है कि दो तरह के कंडीशन को फॉलो करेगा। तो कौन कौन, हीट एंड केमिकल्स यानी गर्मी और रसायन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन फंजाई। यहाँ गौर कीजिए कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, यानी कवक में किस तरीका से अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो कवक में कंजुगेशन संयुग्मन की प्रक्रिया तो होती नहीं क्योंकि ये लैंगिक जनन में होती है, पॉलिनेशन तो ये फ्लावर में होती है, फर्टिलाइजेशन यानी प्लांट्स में होगा या ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में होगा। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, बडिंग। तो सही आंसर क्या टिक लगाएंगे, बडिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस। आपको बताना है कि कौन से सूक्ष्म जीव के प्रभाव से टीबी या क्षय रोग होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पारामेडिकल में भी पूछा गया है, पहले बीएससी नर्सिंग में भी आते थे, अब ये टीचिंग में भी टीजीटी लेवल पे भी आते हैं, और समटाइम्स कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को पीजीटी लेवल पे भी दे दिया जाता है। तो यहाँ गौर करेंगे, जब टीबी या क्षय रोग के लिए आपसे पूछा जाए तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो सही आंसर हो गया बी नंबर पॉइंट। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच वायरसेस काउजेज एड्स, यानी बच्चे के बुक में आजकल दे दिया गया है कि एड्स फैलने में कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें कहीं इधर उधर सोचने की बात नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। सही आंसर है हमारा HIV। HIV का पूरा नाम हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी, और V फॉर वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। वायरस के कारण एड्स फैलता है। एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी और एस फॉर सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म अपने आप में याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। विच बैक्टीरिया कॉजेज फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्त, यानी कौन से बैक्टीरिया भोजन को खराब करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर आप भी बासी फूड खाते हैं तो आपके भी शरीर में इन्फेक्शन होगी और ये इंटरनल फूड पॉइजनिंग का काम करेगा। तो सही आंसर हमारा क्या है, ई कोलाई। याद रखेंगे ई कोलाई। लैक्टोबैसिलस होगा नहीं, ये दूध के लिए। राइजोबियम पल्सेस प्लांट में पाया जाएगा। कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई कोलाई यानी एस्क्रिचिया कोलाई, जो कि फूड पॉइजनिंग में मदद करता है। नेक्स्ट हो गया वैक्सीनेशन हेल्प्स इन, यानी टीकाकरण किस में मदद करता है। तो टीकाकरण अगर आप भी टीका लिए हैं तो किस लिए लिए हैं, ताकि आने वाले बीमारियों को रोका जा सके या शरीर में ये इन्फेक्शन पैदा ना हो जो कि बीमारी को पैदा करता है। तो सही आंसर हो गया प्रिवेंटिंग डिजीजेज, यानी बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण प्ले करता है कौन, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है। पहला हो गया आंसर लैक्टोबैसिलस, दूसरा हो गया सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तीसरा हो गया पेनिसिलियम, चौथा हो गया क्लोस्ट्रीडियम। और आप अगर अच्छे से 12 के बुकों को पढ़े हैं बायोलॉजी में तो आपको वहाँ साफ साफ दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है वो ब्रेड या पावरोटी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, यानी इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन सा जीवाणु या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटीबायोटिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने पहले भी आपको सर्च करके बताया कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिस है, जो कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज यूज इन कर्ड फॉर्मेशन, दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ गौर करेंगे दही को बनाने में क्या बोला जा रहा है, कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जा रहा है। पहला आंसर है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम और चौथा है साल्मोनेला। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, यानी दूध में क्या पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, यानी लैक्टोज मौजूद रहेगा। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे आंसर टिक लगाएंगे हम लोग, क्या, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन अल्कोहल प्रोडक्शन, कौन सा सूक्ष्मजीव अल्कोहल के उत्पादन में मदद करता है, यानी शराब उत्पादन में कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। आपके पास आंसर है एस्परजिलस, दूसरा है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तीसरा है राइजोपस और चौथा है सुडोमोनास। और अभी हमने बताया कि आपको ब्रेड को बनाने में या सराने गलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी ही कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की क्या मुख्य भूमिका। बहुत अच्छी क्वेश्चन, यानी पूछा गया है कि किस तरीका से बैक्टीरिया में प्लाज्मिड अपना क्या मुख्य रोल निभाता है। तो यहाँ गौर करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, जी नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस में तो कभी नहीं होगा। तीसरा एनर्जी प्रोडक्शन में, ये भी नहीं होगा। चौथा है कैरिंग एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये रही सही आंसर, यानी कैरिंग एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त अनुवांशिकी जानकारी को वहन करना यानी ढोना। ये किसकी सिद्धत है, ये प्लाज्मिड की सिद्धत है जो बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, बैक्टीरिया के बीच प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण क्या कराता है। यहाँ गौर करेंगे, क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया के बीच कैसा संपर्क हो रहा है, प्रत्यक्ष, और ये क्या ट्रांसफर कर रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर को, जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे टर्म्स को क्या कहते हैं, तो जब भी कभी जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफर होगा और प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होगा तो सच प्रोसेस इज नॉन एज कंजुगेशंस, यानी ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेशंस कहते हैं। तो सही आंसर हो गया सी नंबर पॉइंट। अगले पॉइंट में आएंगे, हु प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, यानी किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जर्म थ्योरी की जानकारी दी।
यहाँ गौर करेंगे जर्म थ्योरी से सवाल आएगा तो सही आंसर क्या हो गया, रॉबर्ट कोच। आंसर याद रखेंगे, रॉबर्ट कोच के द्वारा रोगाणु सिद्धांत की जानकारी दी गई। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच टाइप ऑफ म्यूटेशंस अकर्स ड्यू टू एडिशंस ऑफ डिलीशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, किस प्रकार का उत्परिवर्तन न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़ या विलोपन के कारण होता है। यहाँ गौर करेंगे, ये भी आपको बताया गया कि किस तरीका से मदद करता है, तो किस प्रकार का उत्परिवर्तन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने या घटाने में मदद करता है। तो जब भी कभी जोड़ने या घटाने वाली बात आती है तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। ये याद रखेंगे, कौन सा शिफ्ट म्यूटेशंस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के अंतर्गत ही जोड़ने और घटाने की बात आती है न्यूक्लियोटाइड्स की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पिरेशन, निम्नलिखित में से कौन वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है। यानी आपको बताया गया है कि किस तरीका से, यानी कौन मदद करता है। तो जहां वायवीय श्वसन रहेगा तो वायवीय यानी एरोबिक, और एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ढूंढेंगे क्या, ऑक्सीजन। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, which process is used by yeast for energy production in the absence of oxygen, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खमीर किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का प्रयोग करता है। खमीर यानी ईस्ट किसके अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस जहां हो गया यानी समझ जाओ क्या हो गया, अवायवीय विधि, और अवायवीय विधि में हमेशा किण्वन विधि का प्रयोग होता है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ढूंढिए कहाँ है किण्वन, यहाँ है किण्वन। तो सही आंसर हो गया क्या, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग द्रव्य आवश्यक है। यहाँ गौर कीजिए, कौन सा फोटोसिंथेटिक एजेंट यानी पिगमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और साइनोबैक्टीरिया में क्या चीज के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब भी कभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आइए क्या, तो यहाँ गौर करेंगे हीमोग्लोबिन तो कभी मुख्य रोल निभाता नहीं है, मायोग्लोबिन की तो कोई बात ही नहीं है, फाइकोसाइनिन है, लेकिन फाइकोसाइनिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा कौन है, क्लोरोफिल ए। तो जब भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पूछा जाए तो ज़्यादातर पिगमेंट में क्लोरोफिल ए है, जो कि कॉमन रूप से सभी में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज गेन्ड आफ्टर इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन, संक्रमण या टीकाकरण के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है। यानी यहाँ गौर करेंगे, क्या चीज पूछा गया है, संक्रमण और टीकाकरण के बाद जो भी प्राप्त वैक्सीनेशन होता है, यानी जो भी इससे हम लोग गेन करते हैं, इम्यूनिटी के बारे में बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो जब भी कभी संक्रमण और टीकाकरण के बाद का प्रयोग करेंगे तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी हम लोग एडेप्ट कर रहे हैं। इनिशिएट होता है जन्मजात, यानी जो हम लोग माँ के अंदर से सेल्फ अपनी क्षमता को ला रहे हैं रोग से लड़ने के लिए, लेकिन जब कभी हम लोगों में संक्रमण हो या बचाव के लिए लगाया जाएगा तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग एडिटिव इम्यूनिटी के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ब्लड सेल्स प्ले ए मेजर रोल इन द इम्यूनिटी। यहाँ गौर करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चंस, यानी शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि WBC हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, तो इस बात को याद रखना है। और यहाँ ढूंढेंगे WBC जो कि क्या है, कोशिका भूमिका निभाती है किससे, रोग से प्रतिरक्षा रखने में। तो सही आंसर हो गया हमारा क्या, WBC यानी वाइट ब्लड सेल। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि कभी कभी नाम बदल दिया जाता है, याद रखिएगा नाम, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये RBC की जगह कुछ और नाम दे दिया जाएगा, प्लेटलेट्स की जगह कुछ और, WBC की जगह पे और एक साइंटिफिक नाम है उसे दे दिया जाएगा। तो यहाँ गौर करेंगे कि किसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहेंगे, किसे ल्यूकोसाइट कहेंगे और किसे यूरोथ्रोसाइट्स कहेंगे। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएगा, विच एंटीबॉडी इज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया में सबसे पहला कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। तो जब कभी संक्रमण से बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग डालेंगे IgM, यानी इसका पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन और M, याद रखेंगे ये IG का पूरा नाम हो गया क्या, इम्यूनोग्लोबिन M। तो जहाँ संक्रमण से रिलेटेड आएगा वहाँ IgM डालेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के कारण होता है। यहाँ देखिए वायरस से कौन फैलता है, यहाँ गौर करेंगे तो वायरस से जहाँ फैलेगा संक्रमण तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा। सही आंसर हमारा क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। यानी आप पढ़ते पढ़ते आपको खुद याद होने लगेगा कि इनमें से कौन वायरस से रिलेटेड रोग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन,
पेनिसिलिन उत्पादन में आमतौर से कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? यहाँ गौर कीजिए, अगर सिंपल एंटीबायोटिक दिया रहता तब तो वहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन लगाते हैं, लेकिन पेनिसिलिन के बारे में दिया है तो सही आंसर जो हमारा होगा वो हो गया पेनिसिलिन नोटेटम। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? ठीक, बी नंबर। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर, यानी जैव उर्वरक उत्पादन में कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? यहाँ गौर कीजिए, क्या चीज उत्पादन करना है भाई? जैव उर्वरक, यानी जैव की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। तो जैव की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यानी दलहन पौधे के जड़ में जो बैक्टीरिया जाता है उसे ही हम लोग जैव फर्टिलिटी के रूप में कहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? राइजोबियम, याद रखेंगे राइजोबियम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच मेथड इज यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, गर्मी संवेदनशील पदार्थों को निष्फल करने के लिए कौन सा तरीका का उपयोग किया जाता है? यहाँ गौर करेंगे, गर्मी संवेदनशील पदार्थ को निष्फल करना है यानी सफल नहीं करना है, और जहाँ निष्फल करना रहेगा तो वहाँ है फिल्ट्रेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज कॉमनली यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन, कौन बायोगैस उत्पादन में आमतौर पर कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? तो अब यहाँ गौर करेंगे, बायोगैस पूछा जाता है तो बायोगैस में सही आंसर है हमारा क्या? मीथेन, यानी CH4। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH4। यानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक रूपरेखा तैयार की है, और हम आपको सिखाएंगे इसमें हर तरह के टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना। और ये जो एक बॉटनी का स्पेशलाइजेशन क्लास चलेगा जिसके अंतर्गत हम लोग छोटे से छोटे टॉपिकों को उठाएंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। अगर आप बारीकी से एक एक करके आप देखते रहेंगे और बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे तो हमें आपसे हमेशा से वादा रहा है कि हम आपको कई बेटर तरीका से डेवलप कराएंगे आपके ब्रेन को, और कोशिश रहेगा हमारा कि हर संभव क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सके। धन्यवाद।